गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले क्लास में फिजिक्स देख रहे थे नहीं। फिजिक्स में क्या क्या पढ़े थे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताया गया था कि फिजिक्स किसको कहते हैं नहीं, यानी अगर हम लोग नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में अगर पढ़ते हैं, नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा। फिजिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया छोटू? लैटिन शब्द से आया। जैसे ग्रीक वर्ड होता है, फ्रांस वर्ड होता है और से एक लैटिन वर्ड होता है। तो फिजिक्स का कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? लैटिन वर्ड से स्टार्टिंग हुआ। फिर बताया गया था कि फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं तो न्यूटन को बोला गया। बात समझ में आ रहा। तो ये सब हालांकि पूछता नहीं लेकिन जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। फिर बताया गया था कि अलग अलग यूनिट के बारे में बताया गया था। फिजिकल क्वांटिटी बताया गया था कि वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कह रहे थे जिसको सिर्फ मेजर कर रहे थे। तो मेजर करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अब तो ऐसा नहीं है कि जितना दुनिया के क्वांटिटी सबको मेजरे करेंगे, कुछ ही क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे। जैसे बताया गया था कि लेंथ, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं कि इतना लंबाई। बात समझ में आ रहा। इसको मेजर कर दिए लेंथ। और स्पीड को मेजर करेंगे कि इतना, जो एक कार है इतना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला, इतना दूरी ट्रेवल किया, तो इसको भी मेजर कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा। अब कोई कहेगा हैप्पीनेस या हैप्पीनेस, तो क्या उसको मेजर कर सकते हैं कि वो लड़का बहुत खुश है, उसको मेजर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। कोई मान ले कोई जो है लव करता है, ठीक, तो क्या उसको मेजर आप कर सकते हैं? कितना प्यार करता है? कर सकते हैं मेजर? नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा। सौरो मतलब दुख होता है। अब व्यक्ति जो है कितना दुख है इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा। तो फिजिकल क्वांटिटी में बताया गया था कि वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, बात समझ में आ रहा है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता था। तो फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल हो गया लेंथ, मास, ये सब को मेजर करते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को मेजर हम लोग नहीं कर सकते। ये सब बताया गया था। फिर बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अभी फिजिकल क्वांटिटी बताया, फिजिकल क्वांटिटी में बताया वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कोची कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कोई बॉडी का लेंथ कितना है, कोई बॉडी का मास कितना है, ये सब को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी के क्यू से डिनोट करते हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। बात समझ में आ रहा। एक नॉमेरिकल वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है, छोटू, और एक आपका जो है यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। इसको समझने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक नॉमेरिकल वैल्यू का और एक यूनिट का। तो नॉमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब, अब कोई बच्चा कह दे कि आपसे, जैसे उसी से पूछते हैं कि आपका हाइट कितना, अगर कोई बच्चा से पूछते हैं आपका हाइट कितना, हम तो सिर्फ पूछे उससे हाइट, है कि नहीं, और वो हमको बताया कि मेरा हाइट जो है 5 फीट। हम उससे सिर्फ पूछे कि आपका हाइट कितना, उन्होंने बताया कि मेरा हाइट जो है 5 फीट है। तो इसका मतलब है कि 5 फीट, हम पूछे एक क्वांटिटी और जवाब दिया दो क्वांटिटी के बारे में। बोल दिया कि 5 फीट लंबाई भी है, साथ साथ में यानी नॉमेरिकल वैल्यू भी है, और साथ साथ में यूनिट के साथ ही बताए कि इतना फीट है। बात समझ में आ रहा है। तो दो चीज़ का ज़रूरत है कि नहीं। फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए एक नॉमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, नॉमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर, बात समझ में आ रहा, और यूनिट मतलब उसका ऐसा यूनिट। बात समझ में आ रहा। तो ये सब पर बात किया गया था। अब जैसे मान लिया जाए कोई पूछता है या कोई कार है, मान लिया जाए इतना के स्पीड से जा रहा। अभी स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस पता होगा आप लोग को। जैसे ही कार जा रहा,
अब इससे हम कह दें 10 मीटर से 10 से जा रहा, अब 10 से कौची जा रहा कि वेलोसिटी है कि स्पीड है, पता चल रहा है। 10 से तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड लगा दें, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इतना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब है कि इतना ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, क्योंकि आप जो है ये क्या 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट किसका है, एक्सेलरेशन का यूनिट। बात समझ में आ रहा है। ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट। सब जो है जितना भी यूनिट बोर्ड पर लिखा हुआ और भी लगभग करीबन 100 वो फॉर्मूला लिखाएंगे। बात समझ में आ रहा। और वहाँ 12 तक आपको उससे ज़्यादा यूज नहीं आने वाला है, तो आप यूनिट भी सीख जाएंगे कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब कितना याद रखेगा कि फोर्स के SI न्यूटन होता है, एक्सेलरेशन छोटा छोटा तो याद रह जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा कैसे उतना याद रह पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो उसको जानने के लिए हम लोग इसको बेसिक में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि यूनिट जितना भी होगा डायमेंशन वगैरह सब इसी में सीखें। क्लियर है कि नहीं। तो ये पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको मेजर करते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का, एक यूनिट का। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब नंबर होता है, और यूनिट का मतलब तो आप बढ़िया से जानते हैं यूनिट होता है कि नहीं। और इसमें भी बताया गया था कि यूनिट में भी न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं। क्या होते हैं, जैसे अब मान लिया जाए कोई कह दे कि 1 लाख या 1 करोड़ जो है 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ जो भी है मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गाड़ी चल रहा। अब 1 लाख उसको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा, वो पहले देखेगा कि एक पर कै जीरो है, 5 गो है कि 6 गो है, चेक करेगा। लेकिन उसी चीज़ को समझने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया। हम सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ाए थे। मतलब इसी चीज़ को समझने के लिए शॉर्ट तरीका में जानने के लिए, सही से जानने के लिए कि कभी गलत नहीं हो। इसमें तो गलत होने का चांस होता है ना। जैसे मान लिया वो जीरो ज़्यादा हो गया है कि नहीं, वो गिनेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ ठीक है करोड़ लिखा हुआ है कि नहीं, इस तरह से। लेकिन इसी को शॉर्ट में जानने के लिए उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया है, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग इस तरीके से पढ़े थे कि 10 पर पावर 1 को हम लोग डेका का देते हैं, 10 पर पावर 2 को हेक्टो का देते हैं, 10 पर पावर 3 को किलो का देते हैं, 10 पर पावर 6 को जो है इस तरह से जो है अलग अलग जो है सब हम बताया गया था। बात समझ में आ रहा है। तो पिछला उन लोग का कॉपी ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब यूनिट इसलिए बताया गया था कि अब जैसे कह दे कि एक कार है या एक बॉडी है, बात समझ में आ रहा है, एक बॉडी है उसका मास जो है 1000 ग्राम, तो 1000 इतना ऐसे लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम। और इसी को अगर शॉर्ट में बात करें तो 10 पर पावर 3 ग्राम, तो कौन आसान, 10 पर पावर 3 वाला था। तो इसी को ये कॉम्प्लेक्स था, इसी को शॉर्ट के बनाने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया। बात समझ में आ रहा है कि आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट लिखाया गया था, पॉजिटिव पावर वाला भी, निगेटिव पावर वाला भी, और उसको जो है यूनिट कन्वर्जन भी बताया था। बात समझ में आ रहा है कि उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे बदलते हैं। ये संडे आ रहा है, उसमें आइएगा पीछे वाला कवर करने। बात समझ में आ, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे क्या चीज़, छोटू यूनिट के बारे में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आज के क्लास में उससे आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे ये बात करना है कि यूनिट में 3 टाइप का यूनिट पढ़ाए थे। नहीं, यूनिट में जो है ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। यूनिट में हम लोग 3 प्रकार के यूनिट पढ़ाए थे। जैसे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को जो है ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे थे, और क्यू बराबर NU हो रहा था। एन क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या था, यूनिट था। तो अब यहाँ से देखिएगा कि क्यू बराबर NU जो था, N आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या यूनिट है, और N जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और Q जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है।
ये क्यू क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटी क्यू क्या आपका? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लोग जानने के लिए जैसे क्यू बराबर यानी फिजिकल क्वांटिटी बराबर लिख दे 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो ये क्या है हम लोग का? ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? यूनिट कर रहा है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत हो गया, है कि नहीं? तो इसी को लिए हम लोग यूनिट में बात करते हैं तो 3 तरीके से बात करते हैं। बात समझ में आ रहा? इसी में जो है 3 तरीके से हम लोग बात करें, तो ध्यान दीजिएगा। 3 तरीके से क्या क्या था छोटू? पहला था यूनिट में सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ रहा? सीजीएस यूनिट 3 यूनिट होता है। बात समझ में आ रहा? इसी को समझने के लिए मतलब कहेगा यूनिट कितना प्रकार का होता है, तो बोलिएगा 3 प्रकार का होता है। 3 तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यूनिट में हम लोग 3 तरीके से बात कर सकते हैं। एक सीजीएस यूनिट में बात कर सकते हैं, दूसरा जो है पीएफएस यूनिट में भी बात कर सकते हैं, बताते हैं, और तीसरा हम क्या चीज? एफपीएस। हाँ, एफपीएस भी लिख सकते हो, वही एफपीएस। और तीसरा में जो है एमकेएस सिस्टम से बात करते हैं। यही तीनों यूनिट में हम लोग जनरली अभी तक पूरा ऑल इंडिया चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए। सी से होता है सेंटी, सब ये सब कॉपी में लिखाया गया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, फिर बता देंगे। सेंटी। और जी से होता है ग्राम, और एस से होता है क्या? सेकेंड। बात समझ में आ रहा? यानी सेंटीग्राम सेकेंड में अगर बात करेगा तो सीजीएस में यानी बात कर रहा है कि नहीं? जैसे एक केजी में कितना? 1000 ग्राम, यानी ग्राम में आप बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से 2 यूनिट में होगा, एक इंटरनेशनल यूनिट होगा और एक आपका स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो बता रहे थे। तो सीजीएस का मतलब सेंटी, और जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? फिर एफपीएस का मतलब, एफ का मतलब फुट और पी का मतलब पाउंड, इसका मतलब फुट होता है। बात समझ में आ रहा है? फुट भी करता है, फीट भी करता है, नहीं करता है? 1 फीट में 12 इंच होता है। बात समझ में आ रहा? तो ये जो है फीट भी लिख सकते हैं या फुट भी लिख सकते हैं। और ये पाउंड क्या है? पाउंड। और ये क्या है? पाउंड। और ये हो गया, हम लोग इसको लिख दिया सेकेंड, इस जो है सेकेंड हो गया। बात समझ में आ रहा? तो आईएम क्या है? मीटर हो जाएगा यहाँ, और के क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा, है कि नहीं? किलो हो जाएगा। और एस क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी इससे ये पता चल रहा है सी आपका वास्तविक बात में ग्राम है। तो ग्राम क्या चीज को दिखा रहा है? ग्राम जो है आपको क्या चीज को दिखा रहा है? जैसे यहाँ मीटर है, तो मीटर क्या चीज को दिखा रहा है? लेंथ को। लेंथ को ना, मीटर क्या चीज को दिखा रहा है? लेंथ को। और के क्या दिखा रहा है? किलोग्राम, यानी मास को। इतना मास किलोग्राम का है। बात समझ में आ रहा? और यस क्या दिखा रहा है? सेकेंड, यानी टाइम को। यानी तीनों इसी तरह से मेजर कर रहा है। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। पाउंड मतलब भी मास ही होता है। इतना पाउंड का नहीं कहता, इतना पाउंड का केक दीजिए। केक को लेने जाते हैं तो बात करेगा पाउंड में, उन्हें कहेगा ये वो केक दे दीजिए, इसे मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं। बाकी जो है थी रहेगा तो वो बोलेंगे 2 पाउंड का दीजिए, 4 पाउंड, यानी उसका मास के बारे में बात कर रहा है। तो यही है कि यहाँ फुट पाउंड, ये जो है आपका लेंथ का बात करता है, ये मास का बात करता है, ये टाइम का बात करता है, ये भी लेंथ का, मास का, टाइम का। बात समझ में आ? तीनों इसी तरह से चलता है। तो यूनिट 3 प्रकार के होते हैं, एक सीजीएस यूनिट, एक एफपीएस यूनिट और एक एमकेएस यूनिट। अब यहाँ तक की बात क्या हुआ कि जब ये तीनों यूनिट में बात किया गया तो यहाँ भी थोड़ा सा डिमेरिट आ गया। बात समझ में आ रहा है? डिमेरिट क्या आ गया? प्रॉब्लम ये आ गया कि अब जो है अलग अलग स्टेट में तो अलग अलग जगह यूज होगा ना। मान लिया आप पटना में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, तो यहाँ से ये पटना में आप रह रहे हैं और यहाँ हम लोग एमकेएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एमकेएस सिस्टम, यहाँ सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जो बिहार से सामान हमसे मान ले दुकान खोल रहे हैं, हम सामान आपको हम दे दिए एमकेएस में, मतलब क्या चीज़? स्टैंडर्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड के यूनिट में दे दिए, ठीक। और आप जो है वहाँ जाके ग्राम में बेचिएगा तो दिक्कत तो है, यानी यूनिट कन्वर्जन तो यहाँ हो गया। यानी इसी को समझने, इसका मतलब है उन्होंने ये बोले
कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही तीनों में स्टैंडर्ड बना दो ये वो को किसी को कि सभी जगह अप्लीकेबल हो। बात समझ में आ रहा? ये तीनों में ऐसा एक क्वांटिटी बना दो कि सभी जगह अप्लीकेबल हो, इधर उधर मैच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ये जो पटना में सीजीएस से बेच रहा है, इसमें एफपीएस से बेच रहा है, यहाँ जो एमकेएस से बेच रहा है, तो वेरी करेगा। जैसे कहीं भी सामान आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, बात समझ में आ रहा? लेन देन की जहाँ तक की बात होता है, तो वहाँ से अगर अलग अलग यूनिट में बात करेगा तो सामान कहीं बढ़ जाएगा कहीं घट जाएगा ना, दोनों बात चल रहा। बात समझ में आ रहा? तो उसी को समझने के लिए उन्होंने क्या क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया कि नहीं जो कि सबके लिए अप्लीकेबल हो। बात समझ में आ रहा? तो उन्होंने दिया एमकेएस को प्रीफर किया। बात समझ में आ रहा? इसको प्रीफर किया एमकेएस को। बात समझ में? ये दोनों को हटा दिया। ऐसे स्टैंड यूनिट कितना प्रकार के? 3 प्रकार। लेकिन हम लोग को समझने के लिए और बाकी भी आदमी को समझने के लिए ये यूनिट का प्रीफर कर दिया गया, क्योंकि सभी जगह स्टेट में अलग अलग यूनिट रहेगा तो वेरी करते रहेगा, सामान खरीदने में प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? दिक्कत तो होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड आप जाते हैं, आप मान लें यहाँ रहते हैं बिहार में ही, तो आप मान लें 1 केजी आम लेते हैं, मान लें 1 केजी में 5 गो आम चढ़ा, तब रांची जाइएगा तो 1 केजी में 2 ही आम चढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब सभी जगह क्या एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, तो वो जो है स्टैंडर्ड माना गया, एमकेएस को माना गया, और इस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एसआई यूनिट। बात समझ में आ रहा? इंटरनेशनल एसआई यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आया? तो ये सब हम लोग यूनिट पर बात किए कि 3 प्रकार के होता है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। समझ में आया? तो एमकेएस क्यों इसको यूज किए पता चला, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड को समझने के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में वैरी करेगा तो सामान लाने में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको मतलब हम लोग प्रेफर कर दिए और इसको हम लोग एसआई यूनिट बोलना शुरू कर दिए, यानी स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। एसआई यूनिट के फुल फॉर्म 10th में पूछा था, बात समझ में आ रहा? एसआई यूनिट लिखा था, एसआई यूनिट स्टैंड फॉर, ये जो ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट स्टैंड फॉर, ये क्या चीज़ पर स्टैंड है? एसआई यूनिट स्टैंड इंटरनेशनल यूनिट पर है। बात समझ में आ रहा? हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम या यूनिट भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल यूनिट या सिस्टम। बात समझ में आ रहा? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये तीनों पर हम लोग बात किए। अब हम लोग जो है इसके आगे बात करेंगे, छोटू आज के क्लास में ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, यहीं तक नहीं पढ़े थे? जी सर। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ से क्या बात करेंगे छोटू? जनरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देख लिए हैं, अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पर बात करें। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा और समझ में डायरेक्टली और इंक्रीज इनवर्सल वाकई है। हाँ, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिए। जो भी पिछला पढ़ाया जाएगा उसको पहले अभी रिवीजन करवाना, पीछे वाला रिवीजन करवा के ही हम आगे बढ़ते हैं, ताकि जिस विद्यार्थी को छूट भी गया वो भी अगर फुल्ली बढ़िया ध्यान देते हैं तो उनको भी पूरा समझ में आ जाए। तो अब 2 चीज़ और बचा हुआ था, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहानी चल रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये सब 9th में पढ़े होंगे। बात समझ में आ रहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वर्ड समझिएगा क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगह यूज है। हर एक चीज़, रेजिस्टेंस भी पढ़िएगा क्लास 10th में, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस, तो वहाँ भी आपको डायरेक्टली इनवर्सली का यूज, मतलब कहीं भी छोड़ने नहीं जा रहा। बात समझ में आ? तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहानी ये होता है छोटू कि डायरेक्टली का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पहले बता। डायरेक्टली का मतलब यही होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी आपका बढ़ रहा है तो दूसरा भी फिजिकल क्वांटिटी बढ़ना ही चाहिए। बात समझ में आ रहा? एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपका हाइट वगैरह भी बढ़ रहा, अब खाना कम खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, हाइट भी डिक्रीज होगा, यानी दोनों साथ हो रहा। बात समझ में आ रहा? खाना खा रहे तो आपका शरीर भी ग्रो हो रहा,
खाना नहीं खा रहे तो शरीर भी ग्रो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब दोनों साथ साथ हो रहा है ना, खाना खा रहे तो बढ़ भी रहा और खाना खा रहे तो घट भी रहा, नहीं खा रहे तो। बात समझ में आ रहा है। जैसे उसमें एग्जाम्पल कुछ बात किए थे, ध्यान दीजिएगा कि फोर्स बराबर जो है, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स जो है हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली का सिंबल है। बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली का सिंबल है, इसका सिंबल है। जैसा ही ये लिख देता आपको समझना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात चल रहा है, कहानी चल रहा है। यानी प्रोपोर्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 और M2, यानी दो बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी यहाँ है और दोनों के बॉडी का बीच का इसका मास M1 है, इसका मास M2। दो बॉडी है, इसके इस बॉडी का मास M1 है, इस बॉडी का मास M2 है। तो इसमें बताइए लगने वाला फोर्स कितना होगा? इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 और M2। बात समझ में आ रहा? इस पर नेट पर जो होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 और M2 होगा। इसका मतलब ये कहने का मतलब है छोटू कि अगर कोई भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा, कोई भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्टली का मतलब समझना कि अगर कोई बॉडी का मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है, कोई बॉडी का मास कम है तो फोर्स भी कम है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप एक ब्लॉक ले लेते हैं, इस तरह से आप एक ब्लॉक ले लेते हैं, इस तरह से जो है आप मान लिया जाए, इस तरह से कुछ आप इस टाइप के एक ब्लॉक ले लेते हैं, इस टाइप के, और लेने के बाद इसको जो है आप स्लाइड कीजिए, ठीक, इसको ढकेलिए। कोई आदमी है जो इधर से फोर्स लगा रहा है, इस तरह से कोई आदमी है, इसको जो है मूव करना चाह रहा, ढकेलना चाह रहा, तो इस बॉडी का जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उस बॉडी का मास और इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा, अगर या तो दोनों के बराबर होगा, या तो इस बॉडी का इस ब्लॉक का इस पर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना ढकेल सकता है। अगर अब मान लिया जाए कोई ब्लॉक बहुत भारी, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कितना हो लगा रहे हैं, बॉडी मूव कर ही नहीं रहा, इसका मतलब नेट फोर्स आप लगा ही नहीं रहे, कुछ नहीं लगा रहे। बॉडी मूव करेगा तभी ना। फोर्स का डिफिनेशन क्या कहता है? फोर्स कहता है कि कोई भी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चेंजिंग होना चाहिए, वेलोसिटी ये सब चेंजिंग होना चाहिए। लेकिन आप इस ब्लॉक पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ चेंजिंग ही नहीं हो रहा, तो कहाँ फोर्स? कहाँ फोर्स है ही नहीं। बात समझ में आ? अब हम इस पर इस लगा रहे हैं, इस दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर कर्स के फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार को टूट जाना चाहिए, लेकिन तो टूटा नहीं। तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स काम कर रहा है, लेकिन उतना फोर्स काम नहीं कर रहा जितना हम लोग को ज़रूरत है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरे फोर्स से ज़्यादा इस बॉडी का मास है। बात समझ में आ रहा है? मेरे से ज़्यादा इस बॉडी का मास है, तभी नहीं मूव कर रहा है। अगर मेरे के बराबर या मेरे से कम रहता है तो पक्का मूव कर जाता। क्लियर है कि नहीं? तो इससे ये पता चला कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उस बॉडी का फोर्स भी कम होगा। बात समझ में आ रहा? इसलिए कहते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास M1 और M2। बात समझ में आए? डायरेक्टली का मतलब यही बोले कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। बात समझ में आ? जैसे कहने का मतलब कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको नॉलेज बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब अगर आप कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा? हम मेहनत कर ही नहीं रहे, हम मेहनत छोड़ दिए पढ़ाना लिखाना, तो हम भी मेहनत नहीं कर रहे, हम भी घट गए, डिक्रीज हो गए। अब आप भी मेहनत नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे, आप भी डिक्रीज, दोनों साथ साथ हो रहा। जहाँ साथ साथ होगा वहाँ डायरेक्टली का बात करेगा, और जहाँ उल्टा होगा इसका उल्टा बात करेंगे तो इन्वर्सली का। बात समझ में आ रहा? डायरेक्टली में तो कोई दिक्कत नहीं, यानी दोनों साथ साथ बढ़ेगा या तो घटेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसमें ये बताया जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी पर फोर्स भी ज़्यादा, जिस बॉडी का मास कम उस बॉडी पर फोर्स भी कम। बात समझ में आया? फिर हम लोग बात किए थे क्या चीज़ छोटू? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस पे हम लोग बात किए थे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बात किए थे कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया। इन्वर्सली कैसे पता चलेगा कि इन्वर्सली है कि डायरेक्टली? जैसी 1/समथिंग लग जाए इसका मतलब है किसका बात कर रहा है?
इन्वर्सली का बात कर रहा है। और ये देख रहे हैं साथ साथ चल रहा है, इसमें 1 बटा लगा है, 1 ऊपर है 1 नहीं है, नीचे बटा तो नहीं है। तो अगर इस तरह से रहता 1 बटा, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और p जो है इन्वर्सली हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा k और 1 बटा a होगा और इसका कुछ मान हो, वो रेजिस्टेंस ये सब में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। यानी p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एरिया, और इसको अगर हटाते हैं इन्वर्सली को तो इसको हटाइएगा तो एक यूनिट लेके आता है, एक कांस्टेंट लेके आता है जो कि k होता है। बात समझ में आ रहा है? वो पढ़ाएंगे फिजिक्स में तो आएगा ही। इसको जब हटाते हैं तो k आता है और k कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, उसका मान कुछ होता है कि नहीं। रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ समझ में और आएगा और क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ k आएगा और k का कुछ वैल्यू होगा। तो इसका मतलब अभी ये समझना छोटू कि f जो है p डायरेक्टली p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एरिया का मतलब ये है कि अगर कोई प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो एरिया घट रहा है। बात समझ में आया? प्रेशर कोई भी चीज़ का बढ़ रहा है इसका मतलब एरिया घट रहा है, और प्रेशर घट रहा है तो इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा? इसका मतलब ये होता है जैसे आप एक पंप ले लेते हैं और पंप में जो है आप इस तरह से होल कर देते हैं, ठीक। अब पंप को आप नल से कनेक्ट कर दीजिए या जहाँ भी कनेक्ट करना है वहाँ कनेक्ट कर दीजिए। आप जो मोटर चालू कीजिए, पानी गिरेगा तो पानी का क्या स्पीड बहुत ज़्यादा दूर तक रहेगा? नहीं। आप इसका इतना बड़ा होल कर दिए तो इतना मोटा पंप है, इस तरह से है, इस तरह से आप समझिएगा कि इस तरह से पंप है, ठीक। अब यहाँ से पानी आ रहा उधर से और इसमें गिर रहा, तो आपका यहाँ ऐसे पंप लगा हुआ है तो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं करेगा, यहीं पर गिरेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाएगा, कस के प्रेशर बनाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन इसमें आप एरिया को घटाते जाइए, यानी पंप को आप धीरे धीरे सिकुड़ाते जाइए, छोटा कीजिए तो एरिया बढ़ जाएगा इसमें। आप जैसे आप गाड़ी धोते हैं तो क्या करते हैं, जब पानी आता है उसको पंप को चाप देते हैं, चापते हैं कि नहीं? काहे चापते हैं? कि उसका जो स्पीड बढ़ जाए, प्रेशर दूर तक मारे, है कि नहीं? तो वही बात है, यानी आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर को बढ़ाएं कब? जब एरिया जो है इतना गो था, उसको एरिया इतना गो था तो इसको छोटा किए एरिया, तभी ना प्रेशर बढ़ा। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया तो यहाँ घट गया, घटा है कि नहीं? प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, है कि नहीं? और यहाँ एरिया बढ़ा दिए, अगर एरिया को ऐसे बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या हो गया? घट गया। इसी का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, एक घट रहा है तो एक बढ़ेगा। आज समझ में आया कि डायरेक्टली और इन्वर्सली का कहानी रहा छोटा। हम लोग इसके पिछले क्लास में यहीं तक पढ़े थे, अब हम लोग आगे बढ़ते टॉपिक। बात समझ में आया? ये सब लिखा दिए हैं, सब देख लीजिएगा, समझ में, बाकी तो समझा दिए छोटे। अब हम लोग को बात करना है फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा? तो उसका कहानी सुनिएगा। उसके पहले भी आता है एक 4 यूनिट आता है, जैसे लेंथ आता है, टेम्परेचर आता है, ये सब यूनिट आता है। बात समझ में आ रहा? मास आता है तो वो सब भी देख लेंगे, वॉल्यूम आता है तो वो सब भी मिल जाएगा छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पर बात करते हैं, यानी यहाँ से लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपका जो है दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रहा? फिजिकल क्वांटिटी को अब डिवीजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी इसको लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। डिराइव्ड क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा? यानी दो यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी, दो पार्ट में, एक आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी।
या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है? यानी दो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहता, जो कि दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहता है, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड रहता है। बात समझ में आ रहा है? यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अभी हैं तो किस पर डिपेंड है? गार्जियन पर डिपेंड है कि नहीं? आप तो गार्जियन पर भी डिपेंड, हम लोग भी गार्जियन पर ही डिपेंड है कि नहीं? गार्जियन नहीं खाना पीना देगा तो कहने से जुगाड़ कीजिए, ज़्यादा होगा तो दिल्ली कलकत्ता चल जाएगा, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन वास्तविक बात में अभी डिपेंड किस पर डिपेंड? खुद पे डिपेंड। बात समझ में आ रहा है? यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खुद पे डिपेंड रहता है, लेकिन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है एक दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड रहता है। बात समझ में आ रहा है? एक दूसरे क्वांटिटी पर ये डिपेंड रहता और एक खुद पे डिपेंड रहता, किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। डिपेंड का मतलब है निर्भर रहना, तो ये अपने आप पर निर्भर रहता, किसी का सहारा नहीं रहता। किसी से पैसा मांगने जा रहा कि हमारा 2 रुपया दो, हमारा आटा चावल झड़ गया, ये नहीं बोलने जा रहा, लेकिन ये कहेगा, बोलेगा, ये कहेगा हमको झड़ गया हमको दो। बात समझ में आ रहा? ये बोलेगा, लेकिन ये बोलने वाला है नहीं। तो इसका मतलब ये अपने आप में शेर, ये नहीं कहने का मतलब ये जो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 ही है। बात समझ में आ रहा? क्योंकि 7 अब इतना है तो बहुत सारा फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन अब 7 ही के मदद के हेल्प से, 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से आप कितना हो डिराइव क्वांटिटी निकाल सकते। बात समझ में आ रहा? इसी के सातों के हेल्प से हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव क्वांटिटी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो इसी पर हम लोग बात कर रहे थे छोटू। तो ये ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहता है? तो वो बोलिएगा कि वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहता है, अपने आप पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी दूसरे के सहारा लेने वाला नहीं है, कि अपने आप में क्या काबिल है कि नहीं, ये नहीं कह सकते। और ये जो है दूसरे पर क्या करता है? सहारा लेता है। दूसरे का क्या करता है? सहारा लेता है। डिराइव का मतलब है कि इससे सहारा लेके ही बनेगा। बात समझ में आया? और इसमें आपको जब अभी पढ़ा रहे फंडामेंटल और डिराइव पढ़ा दिया जाएगा, तो 1-2 क्लास के बाद आपको 100 गो फॉर्मूला लिखाएंगे, और हम नहीं बनाने जा रहे, आप ही लोग निकालिएगा। कहीं फॉर्मूला लिखेंगे, उसका यूनिट पता चल जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सब आपको पता चल जाएगा। रटने का कोई ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ रहा? आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये 7 फिजिकल और फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो 7 ही होता है। समझ रहे हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करते हैं तो अभी जो बात करते हैं तो 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से दिया गया है कि नहीं? अब तो बहुत सारे होता है, लेकिन हम लोग को जितना पढ़ना उसी के अनुसार चलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है अभी, और साथ साथ 12 तक भी कंप्लीट किया जा रहा है। ये नहीं सोचिएगा अभी जाके 10वां में खोजिएगा कहीं नहीं मिलेगा, ये बात कह देते पहले। इन्हें कि जाके खोज रहिएगा मिलिए न रहा। ये आपको तब महसूस होगा जब ये 1.5 महीना जब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स का अपन कैसनो कतनो न्यूमेरिकल हार्ड करवाएंगे, ये कैसो घुमाएंगे, तो आपको पूरा फिजिक्स रियलाइज होगा कि सही सलामत चल रहा। और ऐसे उतना हम डीप नहीं जा पाएंगे। अगर ये सब नहीं पढ़ाते हैं तो उतना हम डीप नहीं जा पाएंगे, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएंगे। अगर ये सब बेसिक पढ़ा देते हैं तो हमको जितना मन होगा उतना डीप चले जाएंगे। बात समझ में? चाहे तो IIT का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी को डीप से पूरा पढ़ लेते बेसिक, तब की बात करें, और नहीं पढ़ते हैं तो फिर वही जितना क्वेश्चन बुक में है उसी से मतलब समझना हो, उससे ज़्यादा है नहीं। इसलिए हम जो है तो ये मिलाइएगा तो मिलेगा भी नहीं। बात समझ में आ रहा? कहीं नहीं मिलेगा।
और जब 1.5 महीना खत्म हो जाएगा तो आप जो देखिएगा 12 का भी विद्यार्थी बैठा दीजिए आपके सामने, देखिए बनाता है कि नहीं, आप खुद ही बता दे सकते हैं, वो बताएगा, आप समझ में भी आएगा। तो बढ़िया से समझने के लिए एक हम सिस्टम बना दिए, बात समझ में, कि इस तरह से बेसिक पढ़ा दो पहले, ताकि 12th में भी बच्चा वो से होता है, 10th देता है तो उसके पास समय उतना नहीं रहता है, और समय नहीं रहने के कारण क्या करता है, कभी इधर ट्यूशन जाएगा कभी उधर, और उसमें 1.5 महीना बर्बाद हो जाता है उसका, और 1.5 महीना बर्बाद होता है तो उसके पास टाइम ही नहीं रहता, और ये सब कहानी साफ हो जाता। और ये सब जहाँ साफ हुआ, फिजिक्स में समझ में नहीं आया, ये सब नहीं आपके हैं, तो कितना माथा हाथ रगड़ते रह जाइए, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा। सही समझने के लिए यही तरीके, सही से अगर जानने के लिए इसमें वेक्टर वगैरह सब पढ़ा दिया जाएगा, और जितना हाई लेवल है उतना है, समझे, खैर टाइम दीजिए सब हो जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर अगला साल से, इस साल से तो डिले हो गया, अगला साल से IIT वाला भी देखते हैं, खुल जाता तो चलेगा, नहीं तो अगला साल से IIT का बैच अलग चलेगा। बहुत से विद्यार्थी होता कहता है काहे इतना हाई लेवल अभी पढ़े की जरूरत है, जैया जाएंगे जैया पढ़ेंगे, तो उसके लिए अलग अपना, जिसको नहीं पढ़ना वो लेवल पढ़ के निकलो, है कि नहीं, जिसको बेचारा जानना है कि नहीं हम लोग इतने में जानना है तो जानेगा। तो ये सब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अभी मिलने नहीं जाना है, बस 1.5 महीना कष्ट कर लीजिए, उसके बाद 1.5 महीना कष्ट करने के बाद आप खुद ही आप रियलाइज कीजिएगा कि नहीं हम सही जगह पकड़े थे, सही पोजीशन चल रहा पूरा एकदम 9, 8 जितना कुछ भी नहीं पढ़े वो सब इसमें आ जाएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, इम्पल्स आएगा, टॉर्क आएगा, क्या चीज़ नहीं, मोमेंटम, सब टोटल चीज़ आपका है, समझ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT पढ़ेंगे, S बराबर v बराबर u प्लस AT पढ़ेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये सब पढ़े होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये सब यूज कर देंगे, इसीलिए टाइम थोड़ा ले रहे हैं। उसके बाद फिर तो आधा 40% ऐसे सिलेबस कवर हो जाएगा इससे जानने से, और बाकी होगा डिफिनेशन लिखा। 10 में क्या पूछता है, डिफिनेशन पूछता है, डिफिनेशन पूछेगा, उसका थ्योरी पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो सब टेंशन नहीं लीजिएगा। खैर वो सब बात तो चलते रहेगा छोटू। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिस क्वांटिटी एक दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहता, अपने आप पर निर्भर रहता है, और डिराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर रहता है। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का। फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी यानी लिखेंगे दोज क्वांटिटी डिपेंड अपॉन दोज क्वांटिटी which does not depend upon other physical quantity is called fundamental physical quantity, is called fundamental physical quantity। यानी कहने का मतलब ये है छोटू, वैसा क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बिहार में वाला जो भी है वो अपना मन से भी हिंदी लिख सकते हैं, बोल दिए कि वैसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहता उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बात समझ में आ रहा। तो ये दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, जो है क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। बात समझ में आ रहा। लिखेंगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, लेंथ हो गया, मास हो गया, etc, लेंथ, मास, टेम्परेचर etc, और भी होता है छोटू, ये सब जो है बात करते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड
अपॉन, यहाँ अपॉन कर लीजिएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिखिएगा छोटू। अब हम लोग जो है इसके आगे हम लोग बात करते हैं। मेन फिजिक्स में भी याद करने का चीज नहीं, समझिए, जय बार बोलिएगा, समझिए। डिपेंड ऊपर अपॉन लिखा। हाँ, अपॉन मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, अपने आप पर निर्भर। बात समझ में आ रहा है? लिखिएगा। उसको भी लगा दिया जी, तो खोलो नहीं। तो बहुत कष्ट हो रहा है। चल रहा है ये। अभी पढ़ेगा देखिए ठीक है। बहुत समय लगेगा, बहुत अभी पढ़ने बाकी, थोड़ा लिखिएगा फाइल, बहुत अभी पढ़ने बाकी। ठीक है। अभी हाँ। लिख लिए? इधर हो गया? जैसे सिर पर यानी इससे ये पता चला, छोटू ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, और फिजिकल क्वांटिटी में बताया गया वैसा क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहता है, उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जान रहे हैं। नहीं, अब हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन भी पढ़ लिए और फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल भी देख लिए। अब हम लोग को ये पढ़ना है छोटू, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, फंडामेंटल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं या बहुत से बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट बात है, एक क्या फंडामेंटल क्वांटिटी और एक क्या चीज़ डिराइव क्वांटिटी। तो उसी को कोई बहुत सारे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव क्वांटिटी। तो वो सब ध्यान में कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये सब लिख लीजिएगा। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बात कर लिए, तो अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। बात समझ में आ रहा? यही आपको 7 को ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आ रहा? यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितना है? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 fundamental physical quantity. There are 7 fundamental physical quantity. There are 7 fundamental physical quantity. 7 गो जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यही ध्यान देना है। 7 गो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि पहला है आप जानते हैं लेंथ को जो है हम लोग के क्या, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और लेंथ मास क्या होता है? कि लेंथ मास लिख रहे सब, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फिर चौथा जो है आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
अगला जो है इधर लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग करते हैं क्या चीज़ से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर उसके बाद लास्ट में है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। यही आपका 7 फिजिकल क्वांटिटी हुआ, 5 हुआ, एक 6, एक 7। बात समझ में आए? यानी आपका जो है 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया छोटू, एक लेंथ हो गया, एक मास हो गया, एक टाइम हो गया, एक टेम्परेचर हो गया, एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एक आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एक लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया। बात समझ में आया? यही 7 को आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसी 7 को के मदद से हम लोग बहुत सारे डिराइव क्वांटिटी निकाले, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब इसी क्वांटिटी से निकलेगा। दोनों बात याद हो जाएगा, उसका SI यूनिट भी याद होगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, डायमेंशन भी याद होगा। बात समझ में? अब ये वो होता है कि नहीं, हम वहाँ लिखाते क्लास 10 में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी करंट जो है, करंट का डायमेंशन 80 होता है जी, 80 होता है, पता ही चला करने से आया 80। बात समझ में आया? डायमेंशन कुछ ही होता पता ही चल रहा है कि नहीं, तो वो तो दिक्कत होता है कि नहीं। तो इसीलिए जो हम लोग को जानने के लिए अब वहाँ बोलते हैं कि करंट का SI यूनिट जो है एम्पियर होता है, ये तो अब जान रहे मोटा मोटी कि हाँ एम्पियर होता है। लेकिन अब जो बेसिक में जान, फिर रजिस्टेंस बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब का अगर बेसिक में ही सब बात कर लेते हैं तो फिर वहाँ चीज़ें बहुत आसान है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको लिखिएगा। उसके बाद लेंथ को, मीटर को, मास को क्या चीज़, किलोग्राम से नहीं, किलोग्राम यही ना। अब टाइम को क्या चीज़ से, सेकेंड से। बात समझ में आ रहा है? और टेम्परेचर को क्या चीज़ से, केल्विन से। बात समझ में आया? और इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर से, एम्पियर से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मोल से। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 2 ग्राम सोडियम मोल, मोल का वैल्यू जो होता है, मोल जो है Na जो है गाड्रो नंबर होता है, जिसका वैल्यू 6.023 × 10⁻23 पढ़े होंगे। बात समझ में आ रहा? ये Na जो है गाड्रो नंबर, तो वैसा ही मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे 9th क्लास में, जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में चर्चा चला हो। और लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं लाइट के बात करना। बात समझ में आया? इंटेंसिटी का मतलब ही होता है लाइट। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि आपका ये जो है सरफेस, ठीक, इस सरफेस पे अब मान लिया जाए यहाँ एक बल्ब आप ले लेते हैं, इस तरह से आपका बल्ब जो है इस तरह से ग्लो हो रहा है, तो इससे जो है इनफाइनाइट रेज निकलेंगे कि नहीं। एक बल्ब जल रहा है तो उसमें क्या है, इनफाइनाइट रेज निकल रहा है। रेज का मतलब किरण होता है, यानी इससे जो है बहुत सारे प्रकाश निकल रहे हैं, इनफाइनाइट रेज निकल रहे हैं। और सभी का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा? कोई तब को तो फिक्स डायरेक्शन है नहीं। आप लाइट रेज वहाँ से देखिएगा माइक्रोस्कोप लगा के तो आपको पता चलेगा। यानी बल्ब कोई जलता है तो उसका इनफाइनाइट डायरेक्शन होता, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट करता है, यानी फैलता। बात समझ में आ रहा? अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, फैलता लाइट। तो उसी तरह से अगर तो यहाँ बल्ब जल रहा है तो इस सरफेस पे आता है और टकराने के बाद बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो वही इंटेंसिटी का बात वही कर रहा है। बात समझ में? इंटेंसिटी मतलब कोई लाइट के अगर प्रकाश के अंतिम में जा रहा है, प्रकाश के करीब जा रहा है, यानी वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा? लाइट से आप दूर हट रहे हैं यानी इंटेंसिटी कम है कि नहीं। यानी इंटेंसिटी का मतलब लाइट का प्रकाश, बहुत सारे वहाँ से इनफाइनाइट। तो कोई पूछेगा कि एक बल्ब जल रहा है उसमें कितना रेज होगा, तो बोलना इनफाइनाइट रेज होगा। उसका तो गिन नहीं सकते कितना रेज होगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेज नहीं होता तो आपको बल्ब का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, लाइट इधर पास करना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। रोड पर देखते हैं बड़ा बड़ा लाइट लगा रहता है तो उसको एक के डायरेक्शन इतने दूर तक लाइट जाता है, लेकिन काहे दूर तक कवर करता है, इसका मतलब रेज क्या हो, फैल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ जो है इंटेंसिटी के बात होता है। और बाकी लुमिनियस इंटेंसिटी जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताए लुमिनियस एक बैटरी भी आता है नहीं,
तो सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग इसका यूनिट के बाद कैंडेला होता है, बात समझ में आया? कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से कैंडेला ऐसे लिख लीजिएगा और इसको CD से डिनोट करते हैं, बात समझ में आ रहा? इसको CD से डिनोट करते हैं कैंडेला। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है और भी यूनिट के बारे में देखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जानते हैं नोट्स इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत अच्छी कर लेते हैं क्योंकि अरेंज किया हुआ बहुत सारे 12 का भी टॉपिक, तो उसको तो मतलब हटाना भी पड़ेगा ना, सब में पढ़ा देंगे तो दिखते है कि नहीं, तो इसलिए कुछ कुछ जो है बातें को हटाना पड़ता। और ऐसे तो हम जानते हैं भी नोट वोट से कोई मतलब हम लोग के रहता नहीं, डायरेक्ट बोर्ड पर आप बोर्ड पर ही बताते हैं। हम ऐसा नहीं कि इधर से किताब से देख के लिखा रहे हैं, इधर छाप रहे हैं, उसे तो मतलब और सब मज़े नहीं आता है कि नहीं। फिजिक्स या साइंस का मतलब क्या, खड़ा हो बकना शुरू कर दें, है कि नहीं। अब हर एक के ऐसे नहीं बताएगा है ऐसे पलटेगा तो ये कोई मतलब है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया, तो ये पता चलेगा, लोग 2 मिनट में थक जाते नहीं, 10-10 घंटा का जब क्लास होगा तो उस समय कैसे कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद PH2 लेंथ का, मास का, टाइम का, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, लुमिनस इंटेंसिटी का, जो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं 7 क्वांटिटी से हम लोग आगे पढ़ेंगे डिराइव क्वांटिटी निकलता। बात समझ में आ रहा? तो उसके पहले कुछ और भी पढ़ना तो वो भी देखेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस सब को हम लोग क्या कहें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाने। ये सभी को जो है 7 को क्या बोले, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाने हैं। और इसका यूनिट जो है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का जो है किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला होता है। इस तरह से यूनिट जैसे हमको याद है उस तरह से आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ? और इस 7 को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल दिए, और इससे जो इसका यूनिट निकला इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल, इसी से यूनिट निकला है तो इसको फंडामेंटल यूनिट बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं। यानी इसका जो है लेंथ का कहेगा फंडामेंटल यूनिट बताओ, तो आपको बोलना होगा कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर होगा। बात समझ में आ रहा। बोलेगा कि टाइम का जो है फंडामेंटल यूनिट बताओ तो सेकेंड होगा। बोलेगा कि लुमिनस इंटेंसिटी का जो है फंडामेंटल यूनिट बताओ तो कैंडेला होगा। बात समझ, यूनिट बोलेगा तो यूनिट बोलिएगा, फिजिकल क्वांटिटी बोलेगा तो फिजिकल क्वांटिटी। यानी यही 7 फिजिकल क्वांटिटी पर जो है पूरा फिजिक्स घूमेगा। पूरा फिजिक्स का मतलब यूनिट और डायमेंशन घूमेगा, उसका यूनिट है कैसे, और जो है अलग अलग बुक जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बात समझ में। पहले तो प्रेफर करेंगे सिलेबस का, बस जो है क्लियर कर देते हैं कि नहीं। पहले सिलेबस देखना, अभी नहीं कि हाई लेवल को पढ़ावे के चक्कर में सिलेबस 100% क्लियर होगा। इन्हें कि जैसे मन तैसे नोट देंगे, जैसे पढ़ा रहे सब दिन ऐसा ही। एक विद्यार्थी भी आएगा तो उतना ही मेहनत, इनफाइनाइट विद्यार्थी भी रहेगा तो उतना ही मेहनत। बस समझ में आ रहा। कितना विद्यार्थी बैठ जाए, हमें नहीं, वो नहीं है कि हमको मतलब ढेर विद्यार्थी आ गए तो घमंड आ गया, ऐसा कोई बात नहीं। जितना भी विद्यार्थी रहेगा उसी तरह से मेहनत किया जाएगा जैसे अभी करते हैं। जो विद्यार्थी बहुत कमजोर रहेंगे उसको विशेष जिस तरह से कॉपी पर बता देते हैं उसी तरह से सब दिन बताएंगे, समझ रहे। किसी को ठगेंगे नहीं न ठगाएंगे, बात है कि नहीं। काले ये सब तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं छोटा, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं। तो कोई पूछता है तो क्या गो फिजिकल क्वांटिटी 7 है कि नहीं। ये सब याद रहेगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। पूछेगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता तो बोलिएगा 7 गो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट भी 7 गो होता। और याद होना चाहिए कि लेंथ का मीटर, क्योंकि यही आपको यूज होने वाला है, यही डिराइव क्वांटिटी में यूज करेंगे। बात समझ में आ क्लियर है कि नहीं। तो इसको अब मिटाते हैं छोटू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। क्लियर, लिख लिए।
अभी तो उतना याद नहीं आएगा, लेकिन जब 11th-12th में जाइएगा तो लगेगा कि नहीं हमको जो है जितना चाहिए उतना उससे ज़्यादा हमको मिल चुका है, समझ रहे हैं। और अभी भी याद होगा फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि जानते हैं स्केलर बहुत से बच्चा से पूछिएगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। हम नहीं, ये जो है सिलेबस हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो है बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उनसे पूछा गया कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो बोलता हमको पते नहीं। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो पते नहीं। तो कुछ पते नहीं तो फिजिक्स कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, एक नोट्स अपना बना है और उस तरह से उसमें बेसिक चीज़ डाले हैं और उसको पढ़ाना, बात समझ में आ। इसीलिए तो उसमें है, जैसे बच्चा बहुत सारे जानकारी क्या ले लेता है कि जैसे कह देता है कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, बात समझ में आ रहा। इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट के मान समझ में आ रहा होगा कि करंट विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ले लेते हैं और एक आपका डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। देखिए अभी फेल होगा नहीं, समझ रहे हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ले लिए, एक डिस्प्लेसमेंट ले लिए। अब इसमें अगर कोई पूछेगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन है और वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो ये आप विद्यार्थी से जनरली 9th क्लास से बात करेंगे, जो 9th क्लास में रहते हैं उनसे इतना ही बता दिया जाता है छोटू, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और जिसके पास मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। इतना ही 9th क्लास को पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना ही से उसका एग्जैक्ट डिफिनेशन तो नहीं हो पाया। उसको क्लियर वहीं तक पढ़ना था तो वहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन आगे हायर क्लास में आप उतना से नहीं होगा। अगर कोई बच्चा लॉजिकली पूछता है तो फिर मतलब ब्लेम कर सकता है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें हमको समझाइए कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। तो आप तो बोल दिए कि सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ मान है कि नहीं, जैसे 2 एम्पियर 4 एम्पियर ये सब कुछ मान, और यूनिट का मतलब तो आप जानते हैं। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जैसे मैग्नीट्यूड 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जो भी मैग्नीट्यूड है, तो इसमें आप अगर इलेक्ट्रिक करंट और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो इसमें है कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। तो ध्यान पहले दीजिएगा, पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जान लेते हैं। थोड़ा ये सब बीच बीच में बात चलते रहेगा और ये सब में मोशन आएगा तो फिर पूरा डिटेल से चलेगा। तो डिस्टेंस हो गया, और इधर मान लिया जाए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में जो है बताया गया था छोटू कि डिस्टेंस जो जहाँ से बॉडी कोई स्टार्ट होता है, जहाँ से बॉडी चलना शुरू करता है, इसका मतलब उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, बात समझ में आया। जहाँ से बॉडी कोई चलना शुरू कर दे उसको इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर बॉडी को पहुँचना था वहाँ फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि आपके घर में बगल में 2 घर रहता है, दोस्त जो नेबरहुड रहते हैं, पड़ोसी लोग रहते हैं, उसके बगल में रहेगा तो क्या है, आपस में जो है कि दोनों का एक यहाँ घर है एक यहाँ घर, दोनों देखेंगे तो मान लिया जाए आपस में रहेगा तो खिड़की से बात कर लिया, जैसे इसका और वो बिल्डिंग आपस में सटा हुआ तो खिड़की से बात कर ली, आसानी से बात हो गया। लेकिन अब उसी को जब अति जाना होगा, उसका घर मिलने के लिए जाना होगा, तो देखते हैं बहुत सारे कोली खिड़की रहेगा, कोली से उधर से घूम के जाओ, है कि नहीं, घूम के जाएगा तो वहाँ जाके मिलेगा। बात समझ में आया। तो इसका मतलब है, या आप उतना ही नहीं समझिए तो ऐसे भी चलिए, ये पटना है, ये आपका जो है कलकत्ता है, ठीक, ये पटना है और ये कलकत्ता है। जहाँ से आप पटना से ट्रैवल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं चलने के लिए, आप पटना पहुँचना है, तो क्या आप पटना से कलकत्ता बाय द रूट जाते हैं, बाइक से जाते हैं, बाइक ही से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा फील होगा, बाइक से जा रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप पटना से कलकत्ता जा रहे हैं, तो इसका मतलब रास्ता आपका जो है बहुत सारा रास्ता होगा। बाइक से तो एक रास्ता तो नहीं है, मन होगा तो ई कॉलेज घुसा दीजिएगा, मन होगा तो वो कॉलेज देखेगा कि मामू ई कोली में है तो वो कोली में घुस जाइएगा, यही नहीं करते हम लोग जनरली, तो अभी तो यही चल रहा। तो इस तरह से मामू के मतलब तो समझ में करते हैं, है कि नहीं। तो उस तरीके से जो है, तो यहाँ देखिएगा, ये मान लिया जाए पी है, यानी पटना है, कलकत्ता से है, पटना से कलकत्ता जाने के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट रास्ता,
बस समझ में आ रहा। तो इनफाइनाइट रास्ता के मतलब है आपको अगर मन करता होगा तो इस तरह से घूमते हुए भी यहाँ पहुँच गए होंगे, आपको मन करता होगा तो इस तरह से, लेकिन पहुँचना तो कलकत्ते जैसा मन करेगा ऑप्शन। मन करता होगा कि नहीं ज़्यादा हमको घूमना उमना नहीं है, दिक्कत हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो की ज़्यादा सोचेगा नहीं भाई हमको सीधा सीधी रास्ता बताओ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हमको नहीं पता है कि नहीं, तो सीधा में ट्रेवल कीजिएगा, यानी सीधा ट्रेवल कीजिएगा। अब ये तीनों रास्ता हम जो लिखे हैं, इस तीनों रास्ता में आप इसको इलोंगेट कीजिए, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को खींच के ये वाला रास्ता को आप इलोंगेट कीजिए, तो क्या इससे कहीं ना जो बीच वाला रास्ता उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, है कि नहीं। ये स्प्रिंग के टाइप है, ऐसे खींचिएगा तो बड़ा ही होगा, तो बड़ा होगा इसका मतलब जहाँ पाथ अगर लार्जेस्ट कवर कर रहा वहाँ डिस्टेंस की बात हो रहा, बात समझ में आ रहा। और जहाँ पाथ शॉर्टेस्ट कवर कर रहा वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा। तो डिस्टेंस को जनरली कहा जाता है कि जनरली की होबे करता है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो थोड़ा सा बता दिए। अब जैसे बहुत से कहते हैं कि डिस्टेंस, तो अब जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट मान लिया जाए इस तरह से आप देख लेते हैं, इस तरह से बहुत सारा मतलब है, इस तरह से मान लिया जाए इधर करंट आपका 3 एम्पियर जा रहा है, इधर आपका मान लिया जाए 4 एम्पियर जा रहा है, इधर 5 एम्पियर जा रहा है, इधर आपका जो है 6 एम्पियर जा रहा है, बात समझ में आ रहा, 6 एम्पियर जा रहा है, इधर आपका 7 एम्पियर जा रहा है या 2 एम्पियर जा रहा है, और ये आपका 1 एम्पियर जा रहा है, समझ रहे हैं। और यहाँ आपका मन है तो जो है तो 6 एम्पियर लिख दे, 6 एम्पियर तो लिख दिया नहीं। अब इसमें मान लिया जाए 8 एम्पियर जा रहा है, इसमें आपका 9 एम्पियर करंट जा रहा है, इतना मान लिया करंट फ्लो करना, ठीक। तो अब क्या कीजिएगा, एम्पियर को आप सभी को वेक्टर के नियम से और स्केलर के नियम से जोड़ना होता है। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ और ज़्यादा फिर पता चलेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यानी वेक्टर के नियम से ये जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के अगर पूछेगा कि वेक्टर है कि स्केलर है तो क्या बोलिएगा, आप लोग ही बोलिए। अगर पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, क्या बोलिएगा? वेक्टर काहे बोलिएगा वेक्टर? क्योंकि आपको ये लग रहा है सर मैग्नीट्यूडवा है ये है और साथ साथ इधर डायरेक्शन जा रहा है, ई पटे ये तो दिखा रहा है ना कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये डायरेक्शन तो बता रहा है, तीर जो है इस इधर जा रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन जा रहा है। और कह रहा 3 एम्पियर तो यानी इस डायरेक्शन के बात कर रहा, अगर कह रहा 8 एम्पियर तो इस डायरेक्शन के बात कर रहा, कह रहा 2 एम्पियर तो इस डायरेक्शन, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वो तो दे ले और साथ साथ डायरेक्शन वो बता रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो आपके अनुसार तो वेक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बराबर वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बराबर वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड हो साथ साथ डायरेक्शन हो तो वेक्टर होना चाहिए। लेकिन जनरली वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, बात समझ में आ रहा है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, और जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है उसी को वेक्टर कह सकते हैं और बाकी को स्केलर कहना हो, बात समझ में आ रहा। तो यही ये पता चला ट्रायंगल्स लॉ, तो इसके लिए फिर ट्रायंगल्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया बात, क्योंकि बच्चा को अगर बता दिया जाएगा कि मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन होगा तो उसको तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, तो बच्चा तो कन्फ्यूजन में जीते रहेगा। लेकिन उसको ये बात पता चल जाएगा कि ट्रायंगल्स लॉ को जो फॉलो करता है उसको वेक्टर कहते हैं, जो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको वेक्टर नहीं कहते। तो पता बढ़िया पता लगा। यहाँ ट्रायंगल कहाँ बनेगा? कहीं बनेगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा, संभव ही नहीं। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं, तो मान लिया जाए कोई बॉडी जो है इस यूनिट में इधर जो है लेंथ मान लिया 3 यूनिट चला और इधर आपका 4 यूनिट चला, तो ये आप क्या कह देते हैं, ये वाला जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये आप कह देते हैं ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 होगा। कैसे पता चला? ये जो है 90 डिग्री पर, बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब टॉपिक के छेड़ दिए हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऐसा तो छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब निकल जाता है बात तो क्या बोल सकते हैं। ये 3 यूनिट है छोटू, ठीक, और ये जो है 4 यूनिट, तो ये जो है ये इसको इलांगेट कीजिएगा, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना।
तो यही ना डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आया? यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो ये 3 तई 4 तई कितना होगा 5। अब लग रहा होगा 5 करने से अपन मन से लिख दिए, ये 3 4 तई 5, ऐसे नहीं लिखे। अब ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो बढ़िया जानते हैं। तो जब ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कोई भी ट्रायगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का ही ज़रूरत पड़ता है। ट्रायगोनोमेट्री को अभी जो है जनरली क्लास 10th में जो है 10th में की ट्रायगोनोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही दिया गया। बात समझ में आया? तो राइट एंगल ट्रायंगल कहता है तो क्या यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो जहाँ भी 90 डिग्री बना इसका मतलब समझना कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका। और जैसा ही राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब आपको 3 चीज़ का जानकारी होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर का, एक हाइपोटेनस का और एक बेस का। इन्हें जाने फिजिक्स पूरा मैथ है। बस समझ में आ रहा है? फिजिक्स पूरा मैथ है। तो ये 3 को बात करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री के सामने किधर, इधर 90 डिग्री के सामने कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। तो 90 डिग्री सामने वाला, 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जिस पर खड़ा रहता है ई वाला, और ई लाइन जो है ई वाला खड़ा रहता है, ई जो नीचे जैसे पिलर है तो पिलर के नीचे क्या देते हैं, बेस देते हैं, तभी ना मजबूत होता है पिलर। बात समझ में आ रहा? तो इसको हम लोग बेस कह देते हैं। और ये जो खड़ा रहता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका 3 था, ये 4 था, तो ये 5 इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा। जैसे 90 डिग्री बना दिया गया इसका मतलब 3 चीज़ आपको दिमाग में छपना चाहिए, एक बेस, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और बेस कहते हैं, और इसको जो खड़ा रहता है लाइन उसको जो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ से पढ़े होंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ना है, प्रूफ भी आता है। बात समझ में आए? बाई पाइथागोरस थ्योरम के लिए पढ़े होंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप जानते होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी पाइथागोरस थ्योरम ने बोले कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस यही कहे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। बात समझ में आएगा? ये पाइथागोरस थ्योरम में क्लास 9th में पढ़ाया गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, हाइपोटेनस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी क्या है, हम बात समझ में आया। अब यहाँ से एच, तो एच यहाँ तो हमको ये पता नहीं था, यही तो निकालना था, तो इसको पता नहीं, तो हमको क्या क्या पता है, पी पता है और बी पता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है, यहाँ सॉरी ये जो है पी का मान 3 है ना, पी वाला था ना परपेंडिकुलर ये वाला, तो 3 का स्क्वायर और बी कितना है 4, बेस 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 में 25, एच स्क्वायर बराबर 25। तो एच बराबर बात करेंगे तो इधर रूट में चला जाएगा और एच बराबर यहाँ जो है 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में जाता है, और 25 का वर्गमूला बढ़िया से जानते हैं 5 होता। तो यानी एच का मान कितना आया, इसलिए लिखें 3 ही है, तो ये 4 है, तो ये 5। इन्हें क्या अपन मान से 5 नहीं लिख दिए थे? बात समझ में आ रहा है? वैसे दिमाग में लग रहा हो ये 3 है, तो ये 4, तो ये 5, तो ये 4 ये रहेगा 4, तो ये 5, तो ये 6, ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग इस तरह से निकालना होगा। बात समझ में आया? ये पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें समझाना चाह रहे थे, क्या ये ट्रायंगल्स बना रहा है, ये ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल्स का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है। तो ये आप जो है देख रहे हैं छोटू,
ये जो है 3 यूनिट था, तो इधर जो है 4 यूनिट हो गया, तो इधर कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट, यानी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। तो जहाँ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ ट्रायंगल्स लॉ लगेगा और ट्रायंगल्स लॉ लगा, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जनरली बच्चा को 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि जो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वही वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन यहाँ तो नियम फेल हो जाएगा। तो इसी सब को हम लोग को जानने के लिए एक बेसिक रूल बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि पूरा जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा छोटू। तो थोड़ा सा एक उन्हीं और आगे बात कर लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है कि ये सब फिर आएगा वेक्टर में, सब आएगा, समझ रहे हैं। वेक्टर पढ़ाएंगे फिर से आएगा, ये नहीं सोचना है कि ये सब नहीं आएगा, ये बीच में है, इसलिए एग्जाम्पल दे दिए कि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। हम लोग जो है अभी पढ़े हैं छोटू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी बारे में पढ़े हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहता है, उसको हम लोग फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग दूसरा में देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं कि नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटी ही लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी, बात समझ में आ रहा है, यानी दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, यानी बस उसी का लिखेंगे उल्टा, दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर physical quantity, is called derived quantity। बात समझ में आ रहा है। वैसा क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which does not depend upon other physical quantity is called derived quantity। बात समझ में आ रहा है, यानी वैसा क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर रहता है, नहीं है कि नहीं। दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखिएगा, वॉल्यूम, एग्जाम्पल वॉल्यूम कहें, एग्जाम्पल वॉल्यूम, और भी बात कर सकते हैं स्पीड। बात समझ में आ रहा, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर भी बात कर सकते हैं, एरिया भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा, ये सब आपका एग्जांपल है। तो ध्यान दीजिएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा गया है, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। फंडामेंटल का मतलब ये मतलब आज़ाद रहना। फंडामेंटल नहीं कहते हैं इस आदमी को फंडामेंटल राइट दे दो, अधिकार दे दो, यानी आज़ाद कर दो। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, डिराइव में क्या, दूसरे पर डिपेंड रहेगा। वो खाएगा तबे खाएगा, उसके पास पैसा होगा तभी नहीं किसको खिला पाएगा, उसके पास पैसे नहीं होगा कैसे खिलाएगा। तो इसलिए मतलब ये दूसरे पर डिपेंड रहता है कि हमको कखने मिले, है कि नहीं। तो उस तरह से फंडामेंटल क्या हुआ, अपने आप में बॉस हो, उसको तो कोई दिखते नहीं, तो बॉस है कि बॉस, है कि नहीं। तो ये जो है अब देखिएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर आप जानते हैं, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, है कि नहीं, एल इंटू बी इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात समझ में आ रहा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेंथ वास्तविक में एक प्रकार क्या है, लंबाई है ना। लेंथ वास्तविक में एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, और ब्रेथ भी एक प्रकार के वास्तविक में लंबाई है। लेकिन जो है हम लोग इस तरह से लेंथ करते हैं और इसको हम लोग चौड़ाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप देखिएगा, जैसे ये आपका किताब है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं, तो ये जो है वास्तविक में आपका इस तरह से है छोटू,
तो ये आपका लंबाई और ये आपका चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई और ये वाला लंबाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला लंबाई। जितना इधर लंबाई होगा उतना ही इधर लंबाई होगा, जितना इधर चौड़ाई होगा उतना ही इधर चौड़ाई होगा। बात समझ में आ रहा? अब ये चीज़ देखना है कि अब इसका एक प्रकार का लेंथ क्या है, लंबाई है, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या हो रहा है, लंबाई ही काम कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा? और हाइट भी क्या काम कर रहा, लंबाई का भी काम कर रहा। बात समझ में आ रहा? यानी तीनों यहाँ क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। इसका मतलब तीनों एक प्रकार का लंबाई है। बात समझ में आ रहा? तीनों एक प्रकार का क्या है, लंबाई ही है। और लंबाई के ये आप जानते हैं लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर यहाँ 1 मीटर, एक ब्रेथ भी एक प्रकार के लंबाई है, ये भी 1 मीटर, और हाइट भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो ये भी आपका मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्यूब होगा कि यानी वॉल्यूम का मीटर क्यूब यूनिट होता है कि नहीं। तो ये लंबाई L इंटू बी इंटू एच कहाँ से आया, लेंथ, ये भी लेंथ एक प्रकार की, ब्रेथ भी एक प्रकार के लेंथ है, हाइट भी एक प्रकार के लेंथ। तो इसका मतलब है लेंथ गुने लेंथ L क्यूब हो जाएगा। इसका डायमेंशन पर बात करेंगे तो L पर पावर 3 होता, समझ रहे हैं, L पर पावर 3 होगा इसका डायमेंशन पर, हाँ क्यूब। बात समझ में आ रहा? तो ये भी लंबाई एक प्रकार का, ये भी लंबाई एक प्रकार का, ये भी लंबाई। तो लंबाई को यूनिट क्या चीज़ से करते हैं, यूनिट लिख रहे हैं ना, ये क्या है, यूनिट है। यूनिट बात करेंगे तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ भी एक प्रकार का लंबाई तो उसका भी यूनिट मीटर, हाइट भी एक प्रकार का लंबाई तो उसका भी यूनिट मीटर। तो मीटर इंटू मीटर। बात समझ? तो ये कहाँ से आया, मीटर की लेंथ किसका यूनिट है, मीटर का। और लेंथ कहाँ से आया है, वॉल्यूम से नहीं, लेंथ कहाँ से आया, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में था, लेंथ लिखाया गया था ना, क्या उसके सहारा से हम लोग डिराइव क्वांटिटी निकाले हैं, उसी से निकल के ही आए हैं ने। बात समझ में आ रहा? और देखिए स्पीड बराबर आप जानते होंगे कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। बात समझ में आ रहा है? सब फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी इसका मतलब स्पीड को डिफाइन करना होगा। तो कोई बॉडी चल रहा है, इतना डिस्टेंस दूरी ट्रैवल किया, कितना समय में ये व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक गया। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जितना दूरी ट्रैवल किया और जितना उसको समय लगा, उससे दोनों भागा देते हैं, इसका मतलब उसका स्पीड के बारे में पता चल रहा है कितना स्पीड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब चला डिस्टेंस भी एक प्रकार के क्या है, लंबाई है। डिस्टेंस भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। और लंबाई को क्या, लेंथ का क्या यूनिट होता है, लेंथ का क्या यूनिट होता है, मीटर होता है। लेंथ का यूनिट क्या, मीटर। और टाइम का यूनिट बताए थे क्या होता है, सेकेंड। तो इसलिए इसका मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है। क्या आप स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं बोलते हैं, तो कहाँ से आया, यहीं से निकल गया। बात समझ में आया, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? और एरिया का बात करते हैं तो एरिया तो आप जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ यहाँ और ब्रेथ। अब देखिए समझिएगा, लेंथ भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, और ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। लंबाई का मतलब लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका भी एक प्रकार का मीटर, यानी मीटर। बात समझ में आ रहा है? और चौड़ाई भी एक प्रकार के लंबाई के ही काम कर रहा है, तो ये भी क्या, एम। तो एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। कि क्या चीज पर बात की, मीटर स्क्वायर क्या है, इसका यूनिट है। एरिया का यूनिट मीटर पर स्क्वायर होता है कि नहीं, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है छोटू। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, लेंथ ब्रेथ ये सब का कहाँ चर्चा चल रहा है, लेंथ कहाँ से आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी से निकल के आ रहा है। इसी तरह से हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, तो और भी इसके आगे बात करेंगे डिराइव में, और यूनिट निकालने के लिए सिखाएंगे, और फिर डायमेंशन होगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं छोटू, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।